दोस्तों पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी पीसीएस 2021 की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये तीसरा वीडियो है। और सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि जितना आपने प्यार और सपोर्ट इस सीरीज़ को दिया है। इस कारण से आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, अपने जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो सब पूछे हैं, जिसका मैं कोशिश करता हूँ कि सबका मैं आंसर रिप्लाई कर सकूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में पढ़ाई लिखाई तो चलो है, इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कुछ डाउट्स, कुछ ऐसे जो समस्याएं या ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न जिनका निवारण होना, जिनको दूर होना करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिसका अगर आपको सलूशन शुरुआत में मिल जाएगा तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर हो सकती है। कम से कम 4-5 सालों के अंदर मैंने कम से कम 30-40 हज़ार लोगों से मैंने बात की है, पर्सनली मैंने बात की है, जो बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, और मैंने देखा है कि लोगों के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है पीसीएस की। अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो पीसीएस कैसे बनोगे आप? एक गैप है इन्फॉर्मेशन का, एक गैप है एक काउंसलिंग का। कुछ लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, काउंसलिंग है, उनके सब कुछ पता है, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये सीरीज़ जो है बेसिकली आप ही लोगों के लिए है, जिनके पास वो छोटे छोटे डाउट्स जिनके दिमाग में चलते हैं, जिसका उत्तर उनके आसपास नहीं होता है, क्योंकि आसपास ऐसे लोग नहीं होते हैं जिन्होंने कभी पीसीएस वगैरह का हायर लेवल तक पहुँचे हों या उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ। तो दोस्तों कुछ सवाल आपने पूछे थे, जैसे मुकेश कुमार जी ने धन्यवाद बोला है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ उनको भी। पंकज मिश्रा जी ने कहा कि कॉल नहीं लग रही है, खैर आपसे बात हो चुकी है पंकज जी। अब अरहान राठौर जी बोलते हैं, हेलो सर, क्या मेंस के नोट्स किसी भी कोचिंग के पर्याप्त होते हैं? ओनली यू ही पढ़ते हैं निकाला जा सकता है? सो कन्फ्यूज़। इनका कहने का मतलब है कि क्या कोचिंग के नोट्स जो होते हैं वो उसके नोट्स बनाने चाहिए? देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपका पढ़ने से नहीं होगा, सिलेक्शन आपका होगा रिवीजन करने से। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप उसको 5-6 बार रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है। आप ये मत सोचो कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आप विवेकानंद की तरह हो, जो बिल्कुल राइट कर दोगे, दोबारा फिर रिपीट कर दोगे। नहीं होगा। कम से कम 5-6 बार आपको याद करना पड़ेगा, 5-6 बार उसको आंसर्स में लिख के याद करना पड़ता है, तब जाके कोई क्वेश्चन मेंस में अगर आता है तब आप वो चीज़ लिख पाओगे, अन्यथा वो सब आपका पढ़ा हुआ बेकार है। तो जो भी आप जिस कोचिंग के भी नोट्स फॉलो कर रहे हो या एक से ज़्यादा कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे हो, तो कोशिश करो आप कि सबके शॉर्ट नोट्स तैयार करो। शॉर्ट नोट्स के होते हैं ऐसे शॉर्ट नोट्स, ये सोच के तैयार कीजिएगा कि आपको 2 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस आपका रिवाइज़ कर पाओ आप, क्योंकि आपके पास मात्र 2 घंटे होंगे। जब आप मेंस में जाओगे ना, जब आप GS2 और या GS4 का पेपर दोगे तो आपके पास सिर्फ 1-1.5 घंटे का समय होता है, जो लंच का समय होता है, रिवीजन नहीं हो पाता है। तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसको फटाफट रिवाइज़ कर सको आप, ठीक है? तो रिवीजन बहुत मैटर करता है, पढ़ो कम पर रिवाइज़ ज़्यादा करो। सर, क्या कोई यूपी स्टूडेंट यूके पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकता है? इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? अरहान जी, आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा है कि देखिए, कोई भी आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्टेट का रिजर्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति SC ST OBC है किसी स्टेट में, तो जब वो दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन वो एग्ज़ाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। सत्यव्रत जी ने धन्यवाद दिया है। बाकी नरेंद्र कुमार जी सिंह बोलते हैं, सर प्लीज़ शेयर स्टेट कोटा इन ब्लो एज आई एम फ्रॉम दिल्ली यूपी बिहार। देखिए, स्टेट कोटा कुछ नहीं होता है। देखिए, हमारे यूपी में पीसीएस में तो नहीं होता है स्टेट कोटा, ठीक है? बस जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो 50% जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति दिल्ली का है या कोई व्यक्ति आपका हरियाणा का है, वो यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो वो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर वो रिजर्वेशन अपने स्टेट में लेता है तो दूसरे स्टेट में जब जाता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बाकी सब वो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लोकल स्टेट वालों को यूपी में 50% मिलता है, बाकी 10-15% दूसरे स्टेट वालों के लिए रखा गया। ऐसा यूपी में नहीं होता है। बस ये समझिए कि अगर आप वो स्टेट को जो कोटा होता है वो सिर्फ स्टेट के रहने वाले लोगों को मिलता है, दूसरे स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। नेहा जी बोलती हैं, सर GS3 नोट्स कैसे बनाएं, उसके लिए कोई बुक सजेस्ट करें? नेहा जी, एक बात बताऊँ आपको, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है आएगी आपको वो GS3 में ही आएगी। GS3 के अंदर इसमें एग्रीकल्चर आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस एंड टेक आता है। मुझे लगता नहीं कोई किताब अवेलेबल है, सही बताऊँ आपको, नहीं किताब अवेलेबल है। आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर के आर्टिकल से, आपको पढ़ना है किसी कोचिंग को, अगर जैसे विजन IAS हो गया या दृष्टि हो गया या वाजीराम रवि हो गया, अगर ये सब निकालते हैं तो उसमें से कलेक्शन तैयार कर लीजिए, जिससे कि ईजी पड़ जाए आपको, अगर आप इन कोचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। अन्यथा
आप जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता है उसको ठीक से पढ़िए, क्योंकि GS3 जो है वो खासकर GS3 आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन को ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें वही इकोनॉमिक्स पूछेंगे, वही आपका साइंस एंड टेक पूछेंगे, ये सब आपको करंट अफेयर्स में मिलता है। किताबें मेंस में बहुत कम, सिर्फ अगर GS1 और GS4 है जहाँ पे आपको कुछ किताबों की मतलब किताबों में अवेलेबल हो पाएगा, अन्यथा आपको वही पेपर और मैगजीन्स और कोचिंगों के नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। मुकेश पांडे जी की बात हो चुकी है। देखिए ना सर, प्लीज़ PCS के नोट्स कैसे बनाएं, मैंने आपसे कहा कि नोट्स बनाने का वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक होगी तो मैं नोट्स कैसे बनाते हैं वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा मैं। अरहान राठौर ने कहा है कि सर जनरल साइंस के लिए बुक बताइए फॉर PCS। देखिए जनरल साइंस के लिए आप जो ल्यूसेंट की जनरल साइंस आती है वो ले सकते हैं। आप स्टार्ट करो NCERT से, ठीक है। NCERT क्लास 6 से क्लास 12 को पढ़िए, ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका जब ल्यूसेंट में आओगे, आप जब आप पहले NCERT पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ल्यूसेंट में पढ़ोगे तो ल्यूसेंट कुछ नहीं है, ल्यूसेंट असल में जो NCERT का एक कंपाइल करके बना दिया गया है, तो उससे पढ़ लीजिएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो परीक्षा वाणी को आप फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा वाणी की जो जीव विज्ञान किताब है वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपके वही NCERT है, ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट का एक क्वेश्चन बैंक वाली एक आती है, जनरल साइंस वाली आती है, तो वो उनमें से वो पढ़ लीजिए। बाकी घटनाचक्र किताब आप जरूर लगाइएगा, वो आपको प्री में बहुत हेल्प करेगी। मेरे ग्रेजुएशन के सब JZBC क्या मैं ऑप्शनल में हिंदी ले सकती हूँ? बिल्कुल ज्योति जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ कोई क्राइटेरिया नहीं है, 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी ले सकता है, ठीक है। आपने ZBC से किया है, आप हिंदी लेना चाहते हो ले सकते हो, ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपने ग्रेजुएशन है उस सब्जेक्ट में किया हो, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शशि शुक्ला जी बोलती हैं सर मैंने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया है, क्या ये सब्जेक्ट UP PCS में ऑप्शनल में है? नहीं शशि जी, होम साइंस सब्जेक्ट जो है वो एज एन ऑप्शनल नहीं है, 29 सब्जेक्ट होते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप UP PCS 2020 नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट की लिस्ट दिख जाएगी, आपको उसमें से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा। होम साइंस नहीं होता है, ये तो 100% है। प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ कैसे करें? मैंने कैसे कहा ज्योति जी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि प्री और मेंस पे कैसे बनाते हैं। फिलहाल समझिए कि एक कोई जो इंसिडेंस हो रहा है, कोई घटना घट रही है, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाई कीजिए। जो डिटेल में पढ़ाई होती है वो मेंस में काम आती है, और उस पढ़ाई का जो फैक्चुअल पोर्शन होता है वो प्री के सब्जेक्ट होता है, प्री का कुछ सवाल होता है। मतलब कोई घटना घटी, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, इंडिया चाइना के बीच विवाद चल रहा है, तो आप डिटेल में पढ़िएगा। आप जैसे मान लीजिए कि मेंस में सवाल ये आ गया कि भाई बताओ कि इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है, या इसका ऐतिहासिक वर्णन बताइए कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि भाई शुरुआत में क्या हुआ, कैसे हुआ। अब प्री में जब आएगा तो ज्योग्राफी का सवाल बनता है, तो ये बोलेगा कि भाई बताइए कि रेजिंग ला पास कहाँ पर है, रोहतांग पास कहाँ पर है, या गलवान घाटी कहाँ पर है, या गलवान घाटी कौन से हिमालय के अंदर है, इस तरह का सवाल पूछेगा। तो कोई भी टॉपिक के 3-4 एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, साइंस वाला फैक्टर, ये सब को आप लीजिए, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक प्री और मेंस वाला कवर हो जाएगा। हैदर अली बोलते हैं सर आई वांट टू नो दैट हाउ आई स्टार्ट स्टडी फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट और वैकेंसी। देखिए हैदर अली, आप ये हाई कोर्ट वाला मैं बता दूंगा बाद में, फिलहाल समझिए कि आर ओ की भी आपने बुक मांगी है। RO का देखिए सीधी सी बताऊँ आपको, मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी PCS प्री वाला लेवल होता है, तो RO को आप उसी तरह तैयारी कीजिएगा जिस तरह से आप PCS प्री की तैयारी करते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा अलग है, बाकी सब तो वो PCS प्री वाली चीज़ें आप पूछी जाएंगी आपको। अनुराग मिश्रा बोलते हैं सर क्या बिना NCERT के UP PCS नहीं निकाला जा सकता? कुछ टॉपर्स ने बिना इसके निकाला है। अनुराग जी मैं सही बताऊँ आपको, UP PCS के लिए मैंने कभी NCERT नहीं पढ़ा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, नहीं पढ़ा। पहले देखिए इतना काम नहीं होता था NCERT का, 2018 से पहले इतना यूज़ नहीं होता था, क्योंकि हमारे UP PCS में फैक्चुअल सवाल आते थे और NCERT में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप पुराना पैटर्न देखेंगे तो जो जितने टॉपर के आप इंटरव्यू सुन रहे होंगे तो वो सब 2018 वाले से पहले वाले टॉपर्स होंगे, जहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। और दूसरी बात है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ाई कर रहे हो, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें कवर भी हो जाती हैं, जैसे कि परीक्षा वाणी वगैरह है, सब इन्होंने NCERT कवर किया होता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब आपने NCERT पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैंने जब से ये अभी प्रभात कुमार साहब आए हैं, इनके हिसाब से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, 2019 में कुछ ऐसे सवाल थे जो बिल्कुल NCERT से लाइन टू लाइन ले लिए गए थे। मुझे अभी भी याद आता है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, एक सवाल जब ये सामने आया था कि कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन वाला सवाल था, ठीक है।
ये सवाल पूरा आया था कि भाई, तो उसमें एनसीईआरटी क्लास 6ठी क्लास में लिखा हुआ है लाइन कि हर गर्म चीज़ से चीज़ें रेडिएट होती हैं, और लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें गलत की कि वो कंडक्शन कन्वेक्शन सवाल के अंदर। तो बहुत कुछ आपको एनसीईआरटी से मिल जाता है, पहले नहीं ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ लो अगर समय है, अगर समय नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अनुराग मिश्रा बोल रहे हैं कि सर क्या गर्ल्स को यूपीपीसीएस में कोई लाभ मिलता है? लाभ मिलता है, क्यों नहीं मिलता? 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपको कैटेगरी के अंदर ही रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई एससी गर्ल है, ठीक है, या एससी गर्ल है, या ओबीसी गर्ल है, या जनरल गर्ल है, तो जितनी सीटें होंगी उस गर्ल को 20% सीटें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए 100 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं, तो उसमें से 20 सीटें जो होंगी वो जनरल कैटेगरी की लड़की के लिए होगा। इनकी मेरिट भी अलग से बनती है, ठीक है। सर प्लीज़ हम लोगों को कैसे की गाइड करिए, ऐसे ही गाइड करिए। थैंक यू सर, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। परवीन पाठक बोले सर वन थिंग आई वांट टू नो, क्या यूपीपीसीएस की तरह यूपीपीसीएस में भी इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है? कह सकते हैं सीरियसली वैसा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं इंग्लिश मीडियम से दिया मैंने। मैं खुद कह सकता हूँ कि चीज़ें हैं इंग्लिश को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। देखिए ये लिखित में कहीं नहीं है, लेकिन ये अनुभव की चीज़ है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही बराबर से लिख पाते हो, पढ़ पाते हो, या इंग्लिश में थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हो, लेकिन आपको पेपर पढ़ लेते हो या आंसर लिख सकते हो, कोई एक पन्ने का ऐसे लिख सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश मीडियम लो। इंग्लिश मीडियम के 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको स्टडी मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग्स के, बहुत सारी चीज़ों के ईजिली आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाते हैं। आपके पास न्यूज़पेपर आ जाता है, द हिंदू आ जाता है, इंडियन एक्सप्रेस जैसे चैनल आपके पास पेपर आ जाते हैं, जिससे अगर आप कोई कोचिंग नहीं भी पढ़ रहे हैं तो इन पेपरों को पढ़ के आप फिर तैयारी कर सकते हो। हिंदी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ दृष्टि कोचिंग है जहाँ पर थोड़ा बहुत हिंदी में मटेरियल दिया जाता है, अन्यथा कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक कोई चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात है पेपर नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा, आंसर लिखने में भी मुझे लगता है कि आंसर लिखने में भी हिंदी में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इंग्लिश में कम लगता है। तो एक ये कह लीजिए कि थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो इंग्लिश वालों को सपोर्ट करती हैं, ये ऐसा अनुभव किया है मैंने। नीतू पांडे ने थैंक यू बोला है, थैंक यू। सनी गुप्ता जी बोलते हैं सर एक वीडियो एटलस मैप पर बता दीजिएगा कि कैसे कवर करें। बिल्कुल ठीक है, एटलस मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपको ना ऐसे मत पढ़ो कि आप मैप को, आप टॉपिक को मैप के हिसाब से पढ़ो। जैसे मान लीजिए कि आजकल इंडिया चाइना का बवाल चल रहा है, तो उसको मैप पढ़ने की सोचिए। जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको मैप से पढ़िए। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में जब बनाता हूँ तो मैं आपको मैप जरूर दिखाता हूँ कि भाई हम लोग किस लोकेशन पे हैं, ठीक है। ऐसे रटेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कोई घटना घट रही है उसके हिसाब से मैप पढ़िए, तो ज़्यादा ईजिली ज़्यादा पढ़ लिया जाता है। और उतना ही काम का है आपको मैप रटना नहीं है। आप उतना है कि जितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं आपको, या जितनी इंपॉर्टेंट उस एक साल में घटना घटी हैं, चीज़ें वहीं से पूछी जाती हैं, तो वो आपको चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी यूपीपीसीएस को लेकर यूपीपीसीएस 2021 को लेकर ऑनलाइन कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।